नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायु संगठन के अंतिम पड़ाव पे एरोसोल की। आप लोगों को मैंने गैस के बारे में समझा दिया, कल की क्लास में आप लोगों ने जलवाष्प देख लिया और आज हम लोग समझेंगे एरोसोल। एरोसोल का निर्माण कैसे होता है, आखिर एरोसोल की भूमिका क्या है, एरोसॉल आपके वायुमंडल में क्या क्या करता है, इन चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एरोसॉल या धूल कण। एरोसॉल सॉल आप सभी को पता है कि वायुमंडल में आपके डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सभी लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता है कि वायुमंडल में आपके डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन धूल कणों के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें समाहित होंगी, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आता है वो आता है कि धूल कणों में क्या 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 शामिल होगा, शामिल होगा क्वेश्चन। अब देखो इसको समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्ट कुछ इस तरह से ही पूछ लिया जाएगा कि डस्ट पार्टिकल्स में क्या क्या चीजें आपके मिलती हैं, उन चीजों को हम लोगों को समझना है। तो एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। जब धूल कणों की बात करते हैं तो मिट्टी में नमक के कण, मिट्टी में नमक के कण मिट्टी में नमक के कण। दूसरे पॉइंट की बात करें यहां पर, तो नमक के कणों के साथ साथ यदि हम लोग चीजों को देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय में राख निकलती है, वो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स में समाहित तो होती है, तो उसको भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख राख इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहां पर, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख या उल्कापात भी आपके डस्ट पार्टिकल्स का पार्ट होता है। उल्कापात। नेक्स्ट पॉइंट पे, ये आपके इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। तरल बूंदे ये भी आपके डस्ट पार्टिकल्स का भाग हैं। और लास्ट में आपका जैविक पदार्थ ये भी आपके डस्ट पार्टिकल्स के भाग होंगे। बैक्टीरिया या परागण या परागकण ये भी क्या है, आपके डस्ट पार्टिकल्स के ही भाग होंगे। क्या होंगे, ये भी आपके डस्ट पार्टिकल्स के भाग होंगे। तो यहां पर इतनी चीजें सम्मिलित तो होती हैं आपके डस्ट पार्टिकल्स के अंतर्गत, इन चीजों को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर चीजों समझते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स कार्य क्या करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता है कि सूर्य की ही किरणें पूरा खेला करती हैं। यहां पर अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है, इसी चीज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीजों को समझते हुए यहां पर चलते हैं। ये आपकी अर्थ हो जाएगी, अर्थ। और अर्थ के ऊपर आपके क्या है, डस्ट पार्टिकल्स है, धूल कण।
ये क्या है? ये धूल कण है। धूल कण, ये क्या है? ये हमारा सूर्य है। सूर्य, सूर्य से निकलने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? सौरीय विकिरण कहते हैं। ये आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कहते हैं? सौरीय विकिरण कहते हैं सूर्य से निकलने वाली तरंगों को। अब यहां पर याद रखो कि जब भी ये तरंगे आपके डस्ट पार्टिकल्स से टकराती हैं, ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। सूर्य की किरणें जब डस्ट पार्टिकल से टकराती हैं तो ये परावर्तित हो जाती है। तो पॉइंट बना के लिखिएगा, जब सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें धूल कणों से टकराती हैं तो तो यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। यह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, अर्थात अर्थात यह धूल कणों से टकराकर पुनः, यह धूल कणों से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, वर्तित हो जाती। अब ये परावर्तित हो गई तो ये क्या करेंगी? पृथ्वी के तापमान में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर पाएंगी। क्या हो जाएंगी? जब ये परावर्तित हो जाएंगी तो सौरीय विकिरण, तो तो सौरीय विकिरण, सौरीय विकिरण पृथ्वी के तापमान को नहीं बढ़ा पाती हैं, बढ़ा पाती हैं। क्लियर? कि पृथ्वी के टेम्परेचर को नहीं बढ़ा पाती है। और जब पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो तापमान पहले था वही पृथ्वी का तापमान वर्तमान में भी बना रहेगा। क्लियर? वही तापमान पृथ्वी का वर्तमान में भी बना रहेगा। अब इसकी कंडीशन क्या होगी? अब यहां पर दूसरी कंडीशन जो आप लोग जानते हैं कि दूसरी स्थिति जो निर्मित होती है वो होती है भौमिक विकिरण की। तो भौमिक विकिरण जब इनसे टकराएंगी तो ये भी पुनः धरातल पर वापस आ जाती। क्या होंगी? जब भौमिक विकिरण आपके इन एरोसॉल से टकराती हैं तो पुनः धरातल पर प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? यहां पर समझो, यहां पर भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण का उत्सर्जन होता है। जब उत्सर्जन जब होता है तो यह धूल कणों से टकराकर
पुनः पुनः वापस आ जाती हैं, आ जाती हैं, जिससे जिससे पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी का ताप बाहर नहीं निकलने पाता है, बाहर नहीं निकलने पाता है, पाता है। क्लियर है कि इससे पृथ्वी का भी जो जब ये यहां पर पुनः धूल कण से टकराकर वापस आ जाएंगी तो यहां पर भी ऊर्जा बाहर नहीं निकलने पाएगी, अर्थात धूल कण एक दीवार की तरह कार्य करती हैं। क्या करती हैं? यहां पर अगर देखें तो धूल कण अर्थात अर्थात धूल कण एक दीवार की तरह कार्य करती है। सौरीय विकिरण को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं अंतरिक्ष में, और भौमिक विकिरण को पृथ्वी पर ही पुनः वापस भेज देती हैं, अर्थात न भौमिक विकिरण को अनंत आकाश में जाने देती हैं और न सौरीय विकिरण को पृथ्वी पर आने देती हैं। इस तरह की स्थिति निर्मित करती है आपकी सौरीय धूल कण या एरोसॉल, इस तरह की स्थिति का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर धूल कणों की जब हम लोग बात करते हैं तो धूल कण दो तरह से कार्य करता है। धूल कण दो तरह से कार्य करता है, एक तो प्रकीर्णन या स्कैटरिंग और दूसरा है आर्द्रताग्राही केंद्र। आर्द्रताग्राही केंद्र, यह दो तरह से आपका डस्ट पार्टिकल कार्य करता है। अब इन चीजों को समझना है, दो तरह से ये कार्य करे, एक तो आर्द्रताग्राही केंद्र से और एक प्रकीर्णन से। तो हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। आर्द्रताग्राही का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आर्द्रताग्राही केंद्र, आर्द्रताग्राही केंद्र। आर्द्रताग्राही केंद्र का मतलब है धूल के चारों तरफ जलवाष्प की परत का जम जाना। आर्द्रताग्राही केंद्र का मतलब क्या हो गया? मान लो कि ये डस्ट पार्टिकल है, ये क्या है? धूल कण है, और इसके चारों तरफ क्या हो जाए? जलवाष्प एकत्रित हो जाए। इसके चारों तरफ यदि जलवाष्प एकत्रित हो जाए, ठीक इस धूल कण के चारों तरफ यदि जलवाष्प एकत्रित हो जाए तो ये क्या हो रही? यहां पर ये धूल इनको क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। क्या हो जाएगा? धूल इनको क्या कर लेगा? जो आप लोगों की धूल है, इस चारों तरफ जो यहां पर जलवाष्प है उस पे धीरे 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 उसी में चिपकती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी धूल इस जलवाष्प पे, अर्थात जलवाष्प
के बीचों बीच आकर पूरी धूल इनमें चिपक जाए, और जब चिपक जाएगी मतलब एक ग्रहण केंद्र बन गया, आर्द्रता ग्रहण केंद्र बन गया, और जब ये सूखेगी तो एक दाग का निर्माण कर देती है, दाग का निर्माण कर देती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे टेबल में कभी चाय वाय पी लीजिए, चाय का स्पॉट क्या हो जाता है, चाय रख दी आपने और उसके चारों तरफ आप देखते हैं तो धूल आती है, और धूल आके उसमें जम जाती है, जम जाती है इन द सेंस कि वहां पर एक स्पॉट बन जाता है, एक दाग धब्बे निर्मित हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई होगी तो लटाई है, तो लटाई में क्या करते हैं, उसके चारों तरफ उसी केंद्र क्या है आपका लटाई है, और लटाई में धागा लगातार लपेटते चले जाते हैं। वैसे ही आपके धूल कण क्या करते हैं, धूल कण बेस का काम करते हैं, और इसके चारों तरफ जलवाष्प जमा होती चली जाएगी, और जब जमा होती चली जाएगी तो ये क्या करेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा कि धीरे धीरे आप लोग देखेंगे तो ये वायु में तैरता हुआ दिखाई देगा। धूल कण जो बूंद का आकार होगा, जैसे यहां पर था जल धूल कण है और जलवाष्प एकत्रित हुई, तो जलवाष्प किससे चिपक जाएगी, जलवाष्प में फटाफट धूल कण फटाफट चिपकते हुए चले जाएंगे। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है इस जलवाष्प में चिपकते चले जाएंगे, जब चिपकते चले जाएंगे तो इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, आकार में वृद्धि होगी। क्लियर, इसके आकार में वृद्धि हो जाएगी, और इसकी वृद्धि इतनी ज्यादा होगी कि ये गिरना प्रारंभ कर देगी। ये क्या करेगी, ये नीचे नीचे गिरना प्रारंभ कर देगी, कर देती है। याद रखिए, ये क्या कर देती है, ये नीचे गिरने प्रारंभ कर देती है, इसी को तो वर्षा कहते हैं आपको। ठीक है, तो ये नीचे गिरना प्रारंभ कर देती है, अर्थात बूंद के आकार में इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाए कि वो अपने बैलेंस को संभाल ना पाए। जब बैलेंस को संभाल नहीं पाएगी तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। अब जब नीचे गिरी तो वर्षा के रूप में आ जाएगी, है ना। क्लियर हुआ। अब देखो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को स्कैटरिंग मतलब फैला देना। अगर हम लोग प्रकीर्णन की बात करें तो यहां पर जब सूर्य उदित होता है और जब सूर्य अस्त होगा, क्या होगा, सूर्यास्त अस्त दोनों कंडीशन निर्मित होती है, तो यहां पर स्कैटरिंग होती है। क्या होती है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग मतलब फैलाना, फैलाना। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, सुबह शाम फैलती हुई दिखाई देती हैं। इसी के कारण आपका सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का सूर्य दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण आपका सूर्य की लालिमा दिखाई देती है। यह किसके कारण होता है, ये लालिमा जो निर्मित हुई वो किसके कारण होती, ये आपके धूल कणों के कारण, धूल कणों के कारण यह निर्मित होता है, निर्मित होता है। क्लियर, याद रखिएगा कि इस धूल कणों के कारण यह स्थिति निर्मित होती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में अचानक से धूल भरी आंधी आई, धूल भरी आंधी आते ही तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों तापमान कम हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर देती है। क्या कर देती है, सूर्य की किरणों को ब्लॉक कर देती हैं, और जो वहां पर सूर्य की किरणें आई उनको क्या करती है, प्रकीर्णन परावर्तन कर देती है, फैला देती है। और पृथ्वी से निकलने वाली और पवन चली है तो निश्चित रूप से धूल ने क्या कर दिया, पृथ्वी के टेम्परेचर को कम कर, क्या हो जाता है, इससे पृथ्वी के तापमान में कमी आ जाती है। क्लियर, याद रखिएगा। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग संगठन समझ लिए। अब संरचना हमें वायुमंडल की, वायुमंडल की संरचना
संरचना को समझेंगे। याद रखिए वायुमंडल का नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का आएगा, जो नेक्स्ट क्लास में आएगा, वो आएगा वायुमंडल का की संरचना एवं संगठन। संगठन हमने पढ़ लिया, अब संरचना की बात। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से